सो लेट वी स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। और ये लेक्चर है रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 है ये। इससे पहले के लेक्चर में आपने क्या जाना, क्या पढ़ा? आपने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और पैट और सिमेट्रिसिटी, इन 4 चीजों के बारे में जाना और इनके ऊपर काफी क्वेश्चन भी किए थे। हमने आपको टास्क दिया था कि जो भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाए गए हैं उन सभी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को आपको एक पन्ने पे लिख के रखना है और उसे रोज देखना है और उसे याद भी करना है। बाकी सारे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आज के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे और वहां से वो सारे लिख लेंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो बाकी लिखना इस जरूरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और आज के लेक्चर की स्टार्टिंग होगी जेई मेंस के पीवाईक्यू से, जो कि होमवर्क में करने के लिए दिए गए थे। चलिए करते हैं अपना पहला जेई मेंस का पीवाईक्यू। रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखिए रोटेशनल मोशन में आप पढ़ेंगे, मतलब अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपका, एक क्वार्टर सेक्शन इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, द सी सेक्शंस हैव अ मास ऑफ m। ये आपके पास एक सेक्टर है, सेक्टर बोल दिया तो डिस्क से ही कटा होगा, जाहिर सी बात। और इसका रेडियस है r और इसका मास है m। क्वेश्चन कह रहा है इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। का सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ से पास हो रहा है। तो आपको इसके अलोंग क्या निकालना है, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि उसके सेंटर ऑफ मास की जो ये ऑन एक्सिस होती है, इससे जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया गुजरता है डिस्क का, तो वो कितना आता है, mr²/2 आता है। क्योंकि इसका भी मास m है तो इसका भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पूछा है आपका I के अबाउट। इट इज जियोमेट्रिकल एक्सिस, इट इज मैटर्ड इनटू अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस t। देखिए ये है आपके पास r रेडियस है और t थिकनेस है, और इसके अबाउट आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। द टेंजेंशियल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड इज आल्सो इक्वल टू I। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसको आपने मेल्ट कर दिया है और ये बना लिया है। मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा, या आप कह सकते हैं दोनों का मास कंजर्व किया जा सकता है। और क्या बोला है, इसका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट निकालना, और इसका क्या बोला, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया about the tangential axis which is perpendicular to the plane of disc and is also equal to I, then the value of R is equals to this। कह रहा है इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो गुजर रहा है इस डिस्क का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इस दोनों के मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के वो बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको r का वैल्यू बताना, रेडियस का वैल्यू। क्या करेंगे, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ये सॉलिड स्फीयर है तो क्या आएगा 2/5 mr²। इसका निकालिए क्या आएगा, इसका अगर निकालेंगे तो ये क्या है, ये डिस्क है। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है, सेंटर ऑफ मास और ये वाली रेडियस, तो कितना आ जाएगा mr²/2 प्लस mr², तो कितना आ जाएगा 3/2 mr²। आ गया, दोनों का मास सेम ही रहेगा, दोनों वही नहीं, सेम नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। इसको पिघला के यही तो बना, दोनों का मास तो सेम ही रहेगा ना। तो यहां से हमारा r² का वैल्यू क्या आ गया,
2 to the 4 and 3 5 the 15 आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2 आर अपॉन में रूट में 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खाली यही करना था और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कर। आइए करते हैं एक और क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी इज कट फ्रॉम अ थिन शीट। एक कंसेप्ट समझाएंगे इसे करने से पहले, और वो कंसेप्ट देखिए क्या कहता है। ये कंसेप्ट कहता है कि मान लिया मेरी हाइट यहाँ ये थी और मैंने अपनी हाइट का स्टैचू बनवाया, लेकिन अब मैंने अपने हाइट का जो है 1/4 कर दिया है सब तरफ से। इसका मतलब अब जो मेरी हाइट है वो 1/4 टाइम हो गई है, मतलब मैंने अपनी हाइट को 1/4 कर लिया हर तरफ से। तो इस कॉन्सेप्ट में समझने वाली बात क्या है, समझिए। जो मास होता है इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो मास होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम में एरिया आता है और एरिया में आपका रेडियस आता है। एरिया में हमारा क्या आता है, रेडियस आता है। तो इस हिसाब से तो ये हमारे किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया के प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ हमारा। और आई क्या होता है, mr स्क्वायर। तो अगर आपका 2D ऑब्जेक्ट है जिसमें एरिया आ रहा है, उसके केस में जो आई होगा वो r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। लेकिन अगर वो 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब उसमें अब वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई लेंथ कर देते हैं। तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा वो r की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर 2D ऑब्जेक्ट है, माना जैसे इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया i था और इसका नया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया i डैश हो गया है। मेरी बॉडी 3D प्लेन में है तो ये वाली भी 3D प्लेन में होगी। आप ही ने बताया है अगर इसकी हाइट यहाँ h है तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो जो आई होता है वो r की पावर 5 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, नया वाला पुराने वाले का h/5 टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, पुराने वाले का ये टाइम हो जाएगा 4 की पावर 5 हो जाएगा पुराने वाले। कहने का मतलब क्या है, आई इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। यस, आप इससे आपने ये बनाया है तो होगा क्या, जो नया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आएगा, आपने इसकी हाइट कम कर दी है तो ये भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जो नया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, आपका I/4 की पावर 5 आएगा। उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इस कंसेप्ट का आपको यहाँ पे यूज करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना इस पूरे में से आपने ये पार्ट निकाल दिया, मतलब ये कहानी बन गई, इसका पूरा रेडियस ये है और इसमें से ये वाला पार्ट हटा दिया। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली लेंथ a/2 होगी। ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी a/2, ये भी a/2, तो ये भी क्या होगा, a/2 ही होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइड बराबर होती है। इसका मतलब ये भी a/2 है, ये भी a/2 है और ये a है, और ये कितना हो गया तुम्हारा, a है। अगर इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया i है तो इसका नया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए सर ये 2D ऑब्जेक्ट में है, तो 2D ऑब्जेक्ट में जो i होता है वो r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने यहाँ पे जो रेडियस है उसको कितना घटा दिया है, a/2 घटा दिया है। इसका मतलब आपने रेडियस को क्या किया है, 1/2 टाइम्स कम कर दिया है। क्या कर दिया है आपने, रेडियस को 1/2 टाइम्स कर दिया है। तो इसका मतलब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ h था और ये हाइट हमने h/4 कर दी थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, I/4 की पावर 5 लिखा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए
यहाँ पहले रेडियस ए था, अब रेडियस a/2 हो गया है, तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 4 के। इसका मतलब i इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, बोले तो a स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 4। और यहाँ पर i किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर i प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाली सरफेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, i अपॉन 2 की पावर 4, मतलब i अपॉन 16 आ जाएगा। लेकिन आपसे इस सिस्टम का पूछा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर i है तो ये माइनस करना, क्योंकि आप निकाल रहे हैं, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, i माइनस i अपॉन 16। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज 15i अपॉन 16। तो आपको यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट को आप यूज करोगे तो आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन था जो कि हमने कर लिया। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन हम हल करेंगे, आप रीट्राई कर सकते हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉर्क के कंसेप्ट को समझने का एक बार ट्राई करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं अपने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज टॉर्क? देखिए टॉर्क क्या है, हमने कल भी पढ़ाया था, मतलब जब हम स्टार्टिंग में रोटेशनल पढ़ा रहे थे तब उस समय हमने ये क्लियर कर दिया था कि टॉर्क कोई क्वांटिटी नहीं है, टॉर्क एक अमाउंट है फोर्स का जो कि उसके रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है। तो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाने के लिए हम जिसका सहारा लेते हैं वो टॉर्क है। क्या है वो आपका, TORQE, टॉर्क है। तो टॉर्क क्या है, ये फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। This is the rotational effect of force। क्या है ये आपका फोर्स है, ये रोटेशनल इफेक्ट है। टॉर्क इज अ रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, आप जिस पॉइंट से फोर्स लगाते हो उस पॉइंट से उसका कैपेबिलिटी चेंज कर देता है फोर्स में। समझिए कैसे, मान लिया मुझे क्या करना है, मुझे दरवाजा खोलना है, दरवाजे से समझते हैं इसको। देखिए देखिए मान लिया ये आपका दरवाजा है, ये दरवाजा है और यहाँ से कड़ी लग रखी है, ये यहाँ से कब्जा हैंग कर रखा है, हिंग कर रखा है, कब्जा लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या गेट खुल जाएगा आपका? अगर आप गेट के ऊपर चढ़ जाते हो तो क्या आपका गेट खुल जाएगा? उल्टा ये साइड से टूट जाएगा। इसका मतलब ऊपर से फोर्स लगाने पर तो आपका गेट जो है वो खुलेगा नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे, कैसे, ऐसे, तो क्या ये गेट खुल जाएगा? खुल जाएगा, लो उखड़ ही जाएगा, मतलब गेट अभी भी ऐसे खुलेगा नहीं। गेट कैसे खुलना है, ऐसे जाना है, तो गेट ऐसे खींचने से तो नहीं खुलेगा, गेट ऐसे खींचने से भी नहीं खुलेगा, ऐसे खींचने से भी नहीं खुलेगा, ऐसे खींचने से भी नहीं खुलेगा। अगर गेट को खोलना है तो आपको कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या लगेगा, आपका गेट जो है खुल जाएगा। इसका मतलब टॉर्क क्या करता है, तो रिलेटिव मोशन में उसको एक कैपेबल फोर्स, एक डायरेक्शन, आप जिस पॉइंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो वो उसके अलोंग फोर्स लगाता है। और वो अगर फोर्स कैपेबल है रोटेशनल मोशन करने के लिए तब वो उसको रोटेट कर देता है। इसका मतलब जो टॉर्क है, तो जो टॉर्क होता है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, आप किस पॉइंट पे कैसा फोर्स लगा रहे हो इस पे क्या डिपेंड करता है, आपका टॉर्क डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि टॉर्क क्या है, पॉइंट के अबाउट वो डिपेंड करता है। मतलब अगर आप देखा होगा, अगर आपको ये पेच कसने वाला है तो अगर आप पेच कसते हैं तो क्या आप ऐसे फोर्स लगा के पेच कसते हैं? नहीं, तो हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं तब जाके क्या होता है, हमारा जो पेच होता है वो रोटेट होता है। मतलब वो पेच या तो खुल जाता है या तो वो पेच आपको क्या हो जाता है, कस जाता है। क्या हो जाता है, कस
जाता है। इसका मतलब जो टॉर्क है ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किधर या किस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगाऊंगा, तो क्या मेरा यहाँ पे कोई टॉर्क आएगा? टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क कोई भी रोटेशन मोशन यहाँ पे नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये घूम जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो अब आपका जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब जो टॉर्क होता है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसके किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहे हैं। क्या जी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब यहां से तुम्हें ये समझ आया कि अगर आपको टॉर्क चाहिए तो इसके लिए आपको फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको टॉर्क को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना ये अबाउट पॉइंट, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए है। हम कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉक कर रहे हैं एक पॉइंट के लिए। अगर कोई एक पॉइंट है, किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो, तो यहां से तो पता लगता है कि वो फोर्स अगर परपेंडिकुलर होगा तभी जाके वो क्या कर पाएगा, तभी जाके वो उस वस्तु टॉर्क प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है। मान लिया मैंने क्या किया, इसी पेज पे इस डायरेक्शन में क्या करा, फोर्स लगाया, तो क्या पेचकस घूम जाएगा? अगर हम ध्यान दें तो यहाँ थीटा एंगल पर है, तो इसका कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा इसकी डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सर आपने पढ़ा है अगर हम ऐसे खींचेंगे तो पेज खुलेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा। लेकिन क्या इसकी वजह से टॉर्क आएगा? बिल्कुल, इसकी वजह से आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। इसका मतलब टॉर्क जनरेट होता है किसी पॉइंट के अबाउट, वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ही क्या होता है, जनरेट होता है। तो यहां से हमें क्या समझ आया? यहां से हमें ये समझ आता है कि टॉर्क क्या है, एक रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का, जो कि अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग आता है। तो इसका मतलब माना ये कोई रिजिड बॉडी है और ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, और ये एक पॉइंट पी है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट के अलोंग जो है फोर्स लगा रहे हैं। ये पॉइंट पैक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है। तो इस पॉइंट के अबाउट में क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। अगर यहां का एंगल थीटा है तो हमें पता है इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो इसे टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा वो इसे क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है, हमारी आर है। इसका मतलब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। आप ध्यान से देखें तो फोर्स ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये मोशन कर रहा है एसी डब्ल्यू। कौन सा मोशन कर रहा है ये हमारा, एसी डब्ल्यू। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये वाला फोर्स इसे घुमाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर हमें चेक करना है कि आर क्रॉस एफ होगा कि एफ क्रॉस आर होगा, क्या करेंगे, हम अपने हाथ को यहां रखेंगे और फोर्स के अलोंग घुमा देंगे। क्या करेंगे, इसे फोर्स के अलोंग इसको हम घुमा देंगे। तो डायरेक्शन किधर आ रही है, डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, मतलब ए सी डब्ल्यू आ रही है। और डायरेक्शन अगर ए सी डब्ल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने जो ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है ये एकदम सही है। तो किसी कोई पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। लेकिन सर अभी आपने हमें बताया कि अगर हम लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ले लें तब हमें किसी भी, हम क्या करते हैं, क्रॉस हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, साइन थीटा का। तो इसका मतलब यहाँ से टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, आर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का मतलब क्या है, फोर्स कौन से डायरेक्शन वाला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। अगर आप फोर्स ले लेंगे तब आपका यहां से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा।
तो ये हमारा यहां से टॉर्क आ गया आर एफ परपेंडिकुलर। यहाँ समझने वाली बात ये होगी, ये जो आर वेक्टर है ये क्या है हमारा, ओपी है। क्या ये हमारा ओपी है। और ये आर वेक्टर क्या है, दिस इज ऑलवेज देखिए, ये जो आर वेक्टर होता है ये हमेशा आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स से लगाया जाएगा। पी क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हैं। तो हमेशा जो आर वेक्टर होगा, जो रेडियस होगा जिस पॉइंट के लोग निकालनी है, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स से ही उसकी दूरी जो है ली जाएगी। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपी वेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया जो कि किसी पॉइंट के लिए। क्या सर अगर अलग पॉइंट होंगे तो क्या उसका टॉर्क का फॉर्मूला अलग आएगा? जी बिल्कुल अलग है। फोर्स अलग, रेडियस अलग, इसका मतलब टॉर्क भी अलग। तो इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट के लिए आपको टॉर्क भी अलग देखने को मिलेगा। आइए यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। माना ये हमारा पेज कस है, पेज कसने वाला है, और इसके मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, यहां हम जो है फोर्स एफ लगा रहे हैं। ठीक है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा यहां लगा रहे हैं हम कहीं। ये अपना ये है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हमें जो है टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क लगाना है, यहां से लेकर यहां तक। इस रेडियस को हमने आर बोल दिया, ठीक है। और इसी पे आपका पैफ लग रहा है फोर्स एफ, तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग जाएगा जिसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क क्या आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या आएगा, ये आर वेक्टर और परपेंडिकुलर फोर्स मतलब एफ साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहां समझने वाली बात एक और है, क्या समझने वाली बात है वो ये देखिए। अगर मैं क्या करूं, इसको यहां आगे की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस रेडियस का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इधर कंपोनेंट क्या आ गया इसका, आर साइन थीटा। क्या आ गया इसका इधर कंपोनेंट, आर साइन थीटा। और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। देखिए हम यहां पर थे कि अगर मैं क्या करूं, इस फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये यहां कहीं मिलेगा। देखो थीटा बीटा जो होता है ना निकालने के लिए, उसके लिए सही डायग्राम बनाएंगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं कहीं पीछे की तरफ मिलाऊं तो ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। और यहाँ क्या लग रहा है हमारा, ये आर वेक्टर होगा रेडियस वाला, तो ये एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये क्या आ गया, सी सामने में कौन, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो भी बोलते हैं, थीटा। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, इस वाले पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं,
तो वो क्या आएगी, इस थीटा से निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगी, ये लंब है, ये थीटा बराबर लंब, ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री बनाएगा ना, तो ये कर्ण, ये लंब, इसका मतलब लंब बटे कर्ण, आर परपेंडिकुलर अपॉन आर बराबर साइन थीटा। तो यहां से आपकी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। क्या आ गई, आर साइन थीटा आ गई। अगर इसको कहीं और बनाता हूं, जैसे ये मेरा ये पॉइंट था जिस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना था, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट जो फोर्स एफ है वो इस डायरेक्शन में जो है लग रहा है, ठीक है, क्या ये एफ इसकी तरफ आ रहा है, नहीं, जिसका मतलब ये रोटेशनल इफेक्ट देगा। और इसका दूरी क्या है, इस वाले पॉइंट का इससे दूरी क्या आ रहा है, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा तुम्हारा, एफ आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या आ गया आपका टॉर्क, एफ आर परपेंडिकुलर। क्या आ गया आपका पॉइंट, एफ आर परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें कहानी समझ आती है, यहां से हमें ये कहानी समझ आती है कि अगर आपको टॉर्क निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, सबसे पहले दो चीज चेक करिए, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स किस तरफ लग रहा है। तो उसके बाद जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला आता है ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। यहां से हमने ये सीखा कि या तो आप फोर्स का परपेंडिकुलर कर लो रेडियस के अलोंग, आर वेक्टर के अलोंग, या फिर आप फोर्स के अलोंग रेडियस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो। तो दोनों ही केसेस में आपको जो टॉर्क है किसी भी पॉइंट के अबाउट एकदम सही सही मिल जाएगा। तो यहां से एक समझने वाली बात क्या है, इफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू आर रेडियस अलोंग रेडियस पास या गिवन पॉइंट, passing through given point about torque is 0, उसका जो टॉर्क गिना जाएगा वो अब 0 कंसीडर किया जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, अगर कोई भी फोर्स उस पॉइंट के अलोंग चला गया, उस पॉइंट से गुजर गया, तो उसका मतलब है कि उसका जो टॉर्क आएगा वो क्या देखने को मिलेगा, आपको 0 देखने को मिलेगा। और टॉर्क अबाउट ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये क्या है, फोर्स का कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर एंड कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, किसी का भी टॉर्क आप निकालते हुए नजर आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। मान लिया ये आपका आर वेक्टर है और फोर्स इधर है, क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन निकालनी है। तो या तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो या तो अपना साइंस चेक कर लो। फोर्स इधर ही घुमाएगा तो इधर घुमाएगा, तो डायरेक्शन क्या होती है तुम्हारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन हमारी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। या फिर हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आर को रखेंगे यहाँ पर और अपनी उंगलियों को फोर्स की तरफ घुमाएंगे। तो ये वाली जो राइट हैंड थंब है ये आपको क्या दे रहा है, किसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन दे रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। अब समझ आ गया सर्कुलर मोशन में, वहां भी तो ये बताया था लेकिन वहां वीडियो में नहीं बताया था, अब यहाँ बता दिया है। तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। आपको ये थंब रूल लगा के हम बार बार क्या चेक कर रहे थे, किसी का भी डायरेक्शन जो है चेक कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। देखिए समझने वाली बात यह है कि अब क्वेश्चन ये दिया गया है 4i कैप और पॉइंट ये है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इसका पोजीशन ये है, ये टॉर्क है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ये है और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो ये है। तो रेडियस वेक्टर कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। रेडियस वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, ओपी ओवर द पावर, है ना। तो 4 में से 3 आई कैप, 0 में से -3 जे कैप, 5 में से 2 प्लस का 7 के कैप। अब क्या होता है, आपको फोर्स वेक्टर दिया है, आपको रेडियस वेक्टर दिया है, टॉर्क पूछा, तो क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, आई जे कैप लिखिए ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड 3 -3 एंड 7 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क। अब आप यहां से ये करेंगे तो
7 या 21 एन 2 या 6, 21 में से 6 गया तो 15 आई गया प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, बीच में माइनस का साइन, 7 चौक 28, 13 दूनी 26, 13 कहां से आ गया, ज्यादा ही हो गया, 28 में से 6 गया 22, माइनस और माइनस, माइनस का 3 है कि प्लस का 3 है, तो 28 में 6 प्लस हो जाएगा तो 34 जे क्या, प्लस ये 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा, माइनस का 25 के क्या, तो फाइनली जो टॉर्क लगेगा इस ओपी पॉइंट, उस ओ पॉइंट के अलॉन्ग कितना आएगा, 15 आई गैप माइनस 34 जे गैप माइनस का 25 के क्या, गड़बड़ किया है। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और समझ लिया होगा। कैलकुलेशन में एरर नहीं किया कहीं, कितना आ रहा है आंसर में, 21 आई कैप आ रहा है, 21 आई कैप, कैसे, प्लस का 7, ठीक है, 7 और ये माइनस, ठीक है, 3 चौक 12 माइनस का है ना, हाँ 3 चौक 12 3 तिया 9, ठीक है यही आ रहा है, 3 चौक 12 3 तिया 9 21 हुआ ना, ये कैसे आ रहा है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15 आई कैप माइनस 34 जे कैप माइनस का 21 आई कैप, दिस इज खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 होगा चैप्टर का अभी तक का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट एंड शो फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स mg एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जर्वर। आपको 3 ऑब्जर्वर दिए और v के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, टॉर्क जो है फाइंड करना। ये 3 ऑब्जर्वर है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है, बॉल जो है वो ऐसे आ रही है नीचे की तरफ v वेलोसिटी, ठीक है, तो सबसे आपको तीनों पॉइंट के लॉन्ग जो है निकालने हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहाँ होगा, तो एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो काम करते हैं, क्या दिक्कत है महाराज। तो ये जो दूरी होगी उसको हमने आर ए वेक्टर बोल दिया, ये वाली को हमने आर बी वेक्टर बोल दिया और ये वाली वैल्यू को हमने आर सी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क अबाउट पॉइंट है क्या आएगा तुम्हारा, आप इन्हें बताया था सर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ले लीजिए, क्या फोर्स है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ले लेंगे आप, फोर्स ले लेंगे, आपको यहां से जो है आंसर मिल जाएगा। क्या इस वाली के अलोंग mg जा रहा है, नहीं, ऑब्जर्वर तो ये है ना, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर ये है, तो इसका मतलब ये रहेगा तो आपका ऑब्जर्वर ये है, क्या इससे एमजी जा रहा है, वो तो पैफ है ना, ऑब्जर्वर तो ये है, तो क्या इससे एमजी जा रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क कंसीडर किया जाएगा। अब दो चीजें, या तो एमजी को परपेंडिकुलर कर लो आर वेक्टर के, या आर वेक्टर को परपेंडिकुलर कर लो एमजी के, लेकिन आर ए वेक्टर को परपेंडिकुलर कर लेंगे तो फायदा रहेगा, तो इसका मतलब इसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ये जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं ए, इसका मतलब इस पॉइंट के और टॉर्क क्या आ जाएगा, mg मल्टीप्लाई में a। डायरेक्शन सेंस बताओ, उंगलियों को रखेंगे इधर और उसको घुमा देंगे फोर्स की तरफ, ऐसे तो ऊपर जाएगा लेकिन डायरेक्शन नीचे है, तो हमें ये करना पड़ेगा, तो ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इसका मतलब टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज, या सेंस से चेक कर लो, ये इसे उधर घुमाने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो CW आ गया, ठीक है। अब हम बी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, ये ऑब्जर्वर है, इसी के अलॉन्ग mg चला गया, इसका मतलब इसके अबाउट पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। टॉर्क अबाउट सी के अलॉन्ग निकालते हैं, तो ये रहा, सेम इसमें काम कहानी होगी। अब इसका आप क्या कर लीजिए,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी रेडियस है वो ले लीजिए। तो यहाँ से आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, mg क्रॉस b हो जाएगा। अब आप क्या चेक करेंगे इसका, अब आप चेक करेंगे इसका वो किधर है, उंगली इधर, mg ऊपर, काम नहीं होगा, है ना, काम नहीं होगा। तो इसको हमने ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये कैसे घुमा रहा है इधर, तो डायरेक्शन किधर आ रही है, आपकी तरफ, मतलब ACW डायरेक्शन आ रहा है। या आप सेंस लगा लो, ये वाला जो है वेक्टर, ये किधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसे ऐसे, तो ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सी क्लोज सेंस होता है, ACW, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी पॉइंट के अबाउट कैसे टॉर्क निकालना है। दो मेन चीज याद रखनी है, एक तो ऑब्जर्वर क्या है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, उसके फोर्स जा रहे हैं या नहीं, आप आंसर कर लेंगे, इससे बड़ा कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नोट कर सकते हैं, बाकी ये सब नोट्स में आपको दिया गया है, यू कैन गो एंड टू चेक 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 चेक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, और अब है ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है आपके पास एक बॉल है जिसका मास है m, जिसको आप u के स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो एट एंगल थीटा। आपको टॉर्क निकालना है, mg एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी भी टाइम t पर आपको उसका जो है क्या निकालना है, आपको उसका टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप चित्र बनाइए, है ना, चित्र बिना बनाए काम न होए पूरा। चलिए बनाते चित्र, चित्र विचित्र। देखिए ये लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा, किक करता है बॉल को, बॉल कर रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी टाइम टी पर, माना वो यहाँ पर है बॉल, ठीक है। तो बॉल पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। यही डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये ऑब्जर्वर है, ये पैथ है, तो ये होगा आपका आर वेक्टर, लेकिन हमें चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये थीटा है, इनिशियल में वेलोसिटी u थी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा u cos थीटा, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, t टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस इस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या आ जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर एंड फोर्स। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, mg cos थीटा इंटू में ut। आप सेंस चेक करो, डायरेक्शन किधर है आपका, ये जाएगा इधर और mg नीचे की तरफ, तो उंगली जा रही है बोर्ड के अंदर, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगा, cw। या फिर आप सेंस चेक करो, ये आर वेक्टर इधर है, ये आर वेक्टर ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब क्लॉकवाइज देने की कोशिश करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ऐसे निकाली जाती है डायरेक्शन, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे करवा दिया। आइए कंसेप्ट हम आपसे पूछते हैं कि जो जैसे मैंने पूरा बॉडी ले लिया, पूरा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो पूरे ऑब्जेक्ट पर अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लगाना, आपको सॉरी सेंटर ऑफ मास बोल दो, अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगाना है, तो मैं टॉर्क कहाँ लग, सॉरी ये भी गलत बोला मैंने, मुझे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, तो उसके कैपिटल M का जो mg होगा, आप किस पॉइंट के अबाउट लगाओगे, कौन से पॉइंट के अबाउट आप उसका mg लगाओगे, सोचिए बताइए हमें। जो मैंने क्वेश्चन किया है वो ये किया है, आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसका मास कैपिटल M है, आप इसका mg कहाँ लगाओगे, आप इसका mg कहाँ लगाइए, बताइए कहाँ लगाएंगे आप mg इसका। तो बहुत से लोग कहेंगे जो mg होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगेगा, क्यों, क्योंकि सर ऐसा बोला जाता है कि जो मास होता है वो सारा मास सेंटर ऑफ मास पर जाके सिचुएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग हम mg लगा देते हैं। नॉट अ फंडा, ऐसा बताया ही नहीं गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कभी भी किसी पूरे बॉडी के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रख ही नहीं सकते, उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं रख सकते। सेंटर मास एक टर्म है जो कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब हम सारे मास को किसी भी पॉइंट के सेंटर ऑफ मास पर लाके नहीं रख सकते, है ना, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर सही क्या है, कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। चलिए तो हम क्या निकालें, सबसे पहले पैथ फाइंड कर ले हैं mg के लिए, mg को लगाएंगे कहाँ। अब इस पार्टिकल में बहुत छोटे छोटे मास होंगे, m1 होगा, m2 होगा, m3 होगा, m4 होगा, m5 होगा, m6 होगा, और वो सब, माना ये आपके पास एक पॉइंट O है, सबका दूरी कुछ ना कुछ होगा।
है सबका दूरी कुछ ना कुछ, और सब पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। सबके अंदर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो अगर मैं नेट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आएगा, सबके एक एक टॉर्क को कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप क्या करिए, सबका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। टॉर्क 1 क्या आएगा मेरा, m1g मल्टीप्लाई रेडियस 1 प्लस m2g रेडियस 2 m3g रेडियस 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। सब में g कांस्टेंट और g को बाहर लिया जा सकता है, तो क्या बन जाएगा, r1 m1 m2 r2 m3 r3, ये बन गया आपका डॉट 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 बन गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज है, अरे दादा ये तो ये हो गया, आर सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता है, m1 r1 m2 r2 प्लस डिवाइड में कैपिटल M। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, एम आर सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई जी के बराबर आ गई। तो इसका मतलब टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, एम जी आर सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम जी, क्रॉस ही तो इसका मतलब, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है हमारे। तो इसका मतलब टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम जी आर सी एम क्रॉस एम जी। इसका मतलब जो आपके पास जो रेडियस है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है mg, तो इसका मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वहां से आप क्या लगा सकते हो, mg लगा सकते हो फॉर एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी तो आपने मना किया था, क्योंकि हर केस में आप उसके सेंटर ऑफ मास से नहीं लगा सकते, आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर g एक कांस्टेंट वैल्यू था तो उसकी वजह से g सब में से बाहर आ गया, तो यहाँ पर जो टॉर्क बराबर आपका ये देखने को मिल गया, सेंटर ऑफ मास क्रॉस mg, और a क्रॉस b क्या होता है, A इज परपेंडिकुलर टू B। इसका मतलब जो mg है वो किस पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। तो आप ये याद कर सकते हो, और हमने ये ऐसे डिराइव किया है, हमने कुछ ऐसा डाटा था जिसकी वजह से ये आ गया, हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब टॉर्क बराबर क्या होगा, आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस mg। इसका मतलब है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स mg के लिए कहाँ डिसाइड होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे डिसाइड होने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सूडो फोर्स के लिए डिसाइड करते हैं, क्या सूडो फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा या फिर नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उसको भी चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसी कंसेप्ट का। ये हमारा एक रिजिड बॉडी है और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन माना a है, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो a है, ठीक है। मैंने माना कि ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन क्या है, a है। सूडो फोर्स क्या होता है, F बराबर ma माइनस ऑफ ma, और एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। मैंने एक्सीलरेशन का ऑब्जर्वर a मान लिया है और मास जो कि ऑब्जेक्ट का जाता है। तो वही कहानी होगी, एक टॉर्क O पॉइंट है जिसके m1 r1 m2 r2, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो टॉर्क निकालना होगा तो टॉर्क क्या आएगा यहाँ से, टॉर्क अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू m1 r1 है ना, और एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स क्या है आपका ma फोर्स है ना, यहाँ क्या आएगा a आएगा, ठीक है। और माइनस सब में से बाहर आएगा तो मैंने एक ही बार में कॉमन ले लिया। यहाँ लिख सकते हैं m2 r2a m3 r3a, ठीक है। ये सब क्रॉस किए हुए हैं आप, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस क्रॉस। तो ये कहानी सब में हमें देखने को मिल रही है। अब सबका एक्सीलरेशन ये है, ऑब्जर्वर का ए है ना कि इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आप उसे बाहर लिख सकते हैं। अब फिर से वही कहानी होगी, m1 r1 m2 r2 क्या बन गया आपका, ये कैपिटल M RCM बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टॉर्क पॉइंट अबाउट क्या आ गया, M RCM क्रॉस MA माइनस टाइम। तो इसका मतलब कि जो सूडो फोर्स है वो भी कहा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा। तो यहां से आप याद रख सकते हैं, चाहे सूडो फोर्स हो चाहे mg हो, उन सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स किधर होता है, सेंटर ऑफ मास की तरफ ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जो ई इलेक्ट्रिसिटी है वो यूनिफॉर्म मैंने दे रखी है,
क्या दे रखी है मैंने, यूनिफॉर्म दे रखी है। तो ई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका चार्ज क्यों है, तो यूनिफॉर्म होने की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्यू इंटू ई आएगा, लेकिन जो ई है वो यूनिफॉर्म होने की वजह से वो सब में से कॉमन आ जाएगी। तो इसका मतलब कॉमन आ जाएगी तो सेम कहानी यहाँ भी बन जाएगी। तो इसका मतलब इसका भी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स होगा किसका, इस इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स का क्या होगा, वो भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो सर यहाँ से मुझे ये बात समझ आती है कि अगर जिसके टर्म में यूनिफॉर्म या कांस्टेंट जैसी कोई भी चीज दिख जाए तो वहां पर आप सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स को लगा सकते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से आपको देखने को मिल गया, mg, सूडो फोर्स या कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तब आप क्या करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स सेंटर ऑफ मास से निकाल लेंगे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अलोंग आप उस फोर्स को जो है दिखा सकते हैं या दिखाएंगे। तो एमजी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगेगा, सूडो फोर्स भी हमें सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगेगा, और जितने भी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं वो सारे सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही लगते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। आज क्लास थ्योरेटिकल था। आई होप आपको टॉर्क समझ में आया होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स होता क्या है, आई होप आपको ये भी समझ आएगा। मिलते हैं कल, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।